सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एग्जामिनेशन में ये जीरो टू हीरो सीरीज सभी ट्रेड के लिए हमने यहाँ पे प्रिपेयर की है। एंड अगर ये पूरी सीरीज आप देख लेते हैं, सीरीज इन द सेंस सिर्फ एक वीडियो में हमने आपके लिए सभी क्वेश्चंस रख दिए हैं और सारा क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो 6 क्वेश्चंस आते हैं, आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, किसी भी दिन हो, कोई भी आपका ट्रेड हो, इसी में से वो क्वेश्चन आने वाले हैं। 12 में पूरे 12 नंबर आपके आसानी से पक्के हो सकते हैं अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं। एंड देखने के साथ साथ आपका एक और काम होगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। टोटल यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं इस वीडियो में एंड इन्हीं 35 क्वेश्चन में से आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे जिनके एग्जाम हो चुके, आप लोग कंफर्म भी कर सकते हैं इसी में से वो क्वेश्चंस थे। एंड जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, आप आसानी से 6 क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड आज ही के दिन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी एक सीरीज इसी तरह से मिल जाएगी, जीरो टू हीरो, जिसको अगर आप पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप किसी भी ट्रेड से हों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप आसानी से 6 में 6 क्वेश्चन पूरे सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, हमारे साथ आप यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहता है, घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? अल्फा, म्यू, बीटा या गामा? ये क्वेश्चन का आंसर होगा म्यू। जो घर्षण गुणांक होता है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इस तरह का इसका सिंबल होता है, इसको म्यू बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड यहाँ पे, तो व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र होता है म्यू इज इक्वल टू एफ अपान डब्ल्यू। क्या होता है? एफ अपान डब्ल्यू। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, म्यू इज इक्वल टू एफ अपान डब्ल्यू। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कह रहा है गतिशील वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, मान लीजिए इस दिशा में गतिशील है, तो हमेशा घर्षण इसके विपरीत दिशा में काम करेगा, यानी अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। जो जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसके अपोजिट घर्षण बल हमेशा काम करेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। गतिशील वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या रहती है? उस गतिशील ऑब्जेक्ट के अपोजिट यानी विपरीत रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। ये फिगर यहाँ पे दिया गया, बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्नेहन का, लुब्रिकेशन का कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त किया जा सकता है? प्रेशर फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम, ग्रेविटी फीड सिस्टम या फोर्स फीड सिस्टम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ग्रेविटी फीड सिस्टम, जिसमें ग्रेविटी से खुद ही लुब्रिकेंट जो है जिस जिस पॉइंट पे जाना है वहां पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन अभी आपके पूछे भी जा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है? टू इंक्रीज द प्रेशर यानी दबाव बढ़ाना, टू इंक्रीज फ्रिक्शन घर्षण बढ़ाना, टू रिड्यूस फ्रिक्शन घर्षण को कम करना, या टू रिड्यूस प्रेशर दबाव कम करना। तो लुब्रिकेंट का पर्पज होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, क्या करना? घर्षण को कम करना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। इस लुब्रिकेशन सिस्टम का नाम आपको बताना है। फिटर सेकेंड ईयर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? ऑयल कप, विक फीड, मैनुअल स्क्रू डाउन या रिंग ऑयलिंग? तो इसको हम लोग कहते हैं विक फीड या बत्ती फीड। यहाँ पे ये बत्ती होती, इसके थ्रू जो है जो ऑयल भरा हुआ है वो अपना जाता रहेगा इसमें से रिसाव हो के। ठीक है, इसे कहते हैं विक फीड लुब्रिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। मशीन के पुर्जों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? केरोसिन का, पेट्रोल का, वाटर का या लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का? तो घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लुब्रिकेंट्स का या स्नेहक का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज डी। कौन सा सूत्र उस वृत्त के क्षेत्रफल के लिए उपयुक्त है जिसका व्यास डी है? अब ध्यान दीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला अगर आप देखें तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है व्यास डी है, तो डी बराबर क्या होता है आपका? अगर हम यहाँ पे देखें तो आर की जगह हम डी रखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या होता है एक्चुअल में?
त्रिज्या का दुगना होता है तो r बराबर क्या हो गया d/2। अगर इस तरह से आप करें, बाकी आप याद भी कर सकते हैं। तो r स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कोई एक सर्कल है, एक आपका वृत्त है, ठीक है, इसकी जो बिगेस्ट कॉर्ड, जैसे ये होती है इसकी जीवा, जिसे हम कॉर्ड या जीवा कहते हैं, तो जो बिगेस्ट कॉर्ड होती है वो होता है इसका डायमीटर, जो ठीक है सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा। क्या रहेगा डायमीटर यानी व्यास। बिगेस्ट कॉर्ड क्या हो गया यहाँ पे आपका डायमीटर यानी कि व्यास। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, व्हाट द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, इनको बस आप पढ़ लीजिए एंड पेपर देने के बाद आप खुद आके यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन इसी में से थे या इसके बाहर से भी थे। बिल्कुल बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये वृत्त यहाँ पे दिया गया है, इसका डायमीटर d है, इसकी रेडियस यानी त्रिज्या r है, इसकी परिधि आपको बतानी, सर्कमफेरेंस आपको बताना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है 2 पाई r। राइट आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी 2 पाई r। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है जिसका रेडियस r है, व्यास d है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा पाई r स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मोस्टली डेली पूछा जा रहा है एंड आगे भी पूछा जाता रहेगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। अब यहाँ देखिए जिसके साथ x है वो ऐड हो जाएगा, जिसके साथ y है वो ऐड हो जाएगा। तो 14 और 25 को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39x, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y। तो क्या हो गया 39x प्लस 5y यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बाई मिस्टेक वो स्लाइड ऊपर हो गया था वो, ठीक है। तो 39x प्लस 5y आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर बी इंटू 8a की पावर 5 इंटू बी की पावर 3। अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 8 और 5 का अगर आप गुणा कर दें सबसे पहले 40 आ जाएगा। तो 40 तो आपको सब जगह दिख रहा है। अब a की घात यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये हो जाएगा a की घात 5 प्लस 2, ठीक है। जब 5 प्लस 2 हो गया तो a की घात 7 आ गई। अब b की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 और 1 जुड़ के हो जाएगी 4। तो 5 और 2 7, a की घात 7 देख लीजिए कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। 40 इंटू a की पावर, तो यहाँ पे आपका सही हो गया 40 इंटू a की पावर 7 एंड b की पावर 4, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 40, a की घात 7 b की घात 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फॉर्मूला फॉर a की पावर m इंटू a की पावर n। अब यहाँ पे देखिए फिर से है, जहाँ भी गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा a की घात m प्लस n हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, a की घात m प्लस n। कई कैंडिडेट यहाँ पे a की पावर mn लगा देते हैं, ये नहीं होगा, ये तब होगा जब ऐसा कुछ हो, ठीक है। a की पावर m हो, यहाँ पे n हो, तब a की पावर mn होगा। अदरवाइज क्या होगा a की घात m प्लस n हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द फॉर्मूला फॉर a की पावर m अपान a की पावर n। देखिए यहाँ पे आ गया a की पावर m है, यहाँ पे a की पावर n है। अब ये क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो क्या हो गया a की पावर m माइनस n हो गया राइट आंसर आपका। एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपान a की पावर m। अब 1 बटा a की घात m है, तो यहाँ पे क्या बताया गया जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ मान लीजिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसका क्या हो गया आंसर a की पावर माइनस m। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अब a की पावर m है, ठीक है, अभी हमने जस्ट आपको बताया था, एंड यहाँ पे n है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा a की पावर mn। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल एंड बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है व्हाट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आप सबको पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी यहाँ अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब यही फॉर्मूला अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन है, व्हाट द वैल्यू ऑफ a इंटू ए का स्क्वायर इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 4। अब यहाँ फिर से देखिए क्या है, गुणा है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे एक घात है, फिर दो घात है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर 4 है। 4 3 7 2 9 1 10, यानी क्या हो गया, a की घात 10 हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन, व्हाट द वैल्यू ऑफ 625 की पावर 0। अब किसी भी चीज की घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेन की इकाई क्या है। स्ट्रेन की हिंदी होती है विकृति। अब विकृति की इकाई क्या होगी, विकृति क्या होता है, कोई चीज पहले इतनी लंबी मान लीजिए है, फॉर एग्जांपल हमने उस पर कोई लोड आगे खींचा उसको और अब वो इतनी लंबी हो गई, तो इसमें विकृति कितने की हुई, फोर्स लगाने से इतने की हुई। अब अगर इसका हम मात्रक देखें स्ट्रेन का, तो हम लंबाई में जो वृद्धि हो रही वही तो हम निकालते हैं उसमें, प्रारंभिक लंबाई अंतिम लंबाई उनका जो, तो दोनों का अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, यानी विकृत की यहाँ पे कोई इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो लंबाई में परिवर्तन, ये क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। हम उसको शो करते हैं डेल एल, या इसको डेल्टा एल भी बोलते हैं। ठीक है, किससे शो करते हैं, डेल एल या डेल्टा एल से। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये किस प्रकार का स्ट्रेस यहाँ पे है। देखिए ये एक रिवेट जॉइंट है, क्या है, एक रिवेट जॉइंट है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स इधर इसको खींच रहा है, ये इधर इसको खींच रहा है, तो क्या होगा, चांसेस क्या है कि यहाँ से ये शियर हो जाए, कर्तन यानी कट जाए यहाँ से ये। ठीक है, तो इस पे किस तरह का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है रिवेट पे। क्या लग रहा है, शियर स्ट्रेस, यानी कतरनी प्रतिबल जो उसको बीच में से काट देगा। ठीक है, अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, शियर हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रॉफिट। लाभ क्या है। तो लाभ क्या होता है, आप कोई चीज महंगे में बेचो और सस्ते में खरीदो, यानी पहले आप 10 रुपए का खरीदो और 12 रुपए का बेच दो अगर, तो 12 रुपए आपका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, 10 रुपए आपका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस यानी लागत हुई आपकी। तो 12 में से 10 गया, 2 रुपए आपका लाभ हो गया। यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी लागत का मूल्य, इसी को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य ही आपका लाभ कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। अब एसपी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तो एसपी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं एसपी को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोटेड एज आई। आई के रूप में किसको निरूपित किया जाता है। तो साधारण ब्याज जो आप कैलकुलेट करते हैं उसमें आई के रूप में हम इंटरेस्ट यानी ब्याज को निरूपित करते हैं। किसको करते हैं, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को। ठीक है, पी से प्रिंसिपल होता है आपका, एन से ईयर एंड आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कई बार, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आई से हम लोग इंटरेस्ट कितना मिला वो करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से करते हैं कितने % रिटर्न रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज के कैलकुलेशन में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को किससे डिनोट किया जाता है, तो मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ द ईयर्स इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज की गणना में वर्षों को कैसे दर्शाते हैं, तो वर्षों को हम दर्शाते हैं एन से। किससे, एन से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड। लाभ या कमाई को कैसे व्यक्त किया जाता है, रुपए में, डॉलर में, परसेंटेज में या स्टार में। तो राइट आंसर क्या है, परसेंटेज में। हम बोलते हैं ना 10% का लाभ हुआ, 20% मार्जिन है, 50% का घाटा हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज में हम लाभ या हानि को व्यक्त करते हैं, लाभ या कमाई को भी व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, What is the term used for the method of calculating various quantities and expenditure on a particular job or process? किसी विशेष कार्य या प्रक्रिया पर विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। एस्टिमेशन यानी अनुमान, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन या प्लान यानी योजना।
तो व्यय की गणना करना विभिन्न मात्राओं की, वो क्या कहलाएगा आपका, एस्टिमेशन कहलाता है, अनुमान कहलाता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट्स, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची प्रकाशित करता है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, कारपोरेट, पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी की फर्म, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकारी विभाग। तो शेड्यूल ऑफ रेट कौन अथॉरिटी करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिश करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ अ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड, उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न शर्तों की दरें दर्शाई गई हैं, प्राइस बैंक, प्राइस बंच, प्राइस टैग या प्राइस कैटलॉग। तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइस कैटलॉग यानी मूल्य सूची। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, कुल लागत क्या है। तो कुल लागत क्या होती है आपकी, जो रॉ मटेरियल है, जो आप सामान खरीद के ला रहे हैं जिससे आप कोई चीज़ बनाएंगे वो, प्लस उस पर जो मशीनिंग का आप काम कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं उस पर ऑपरेशन, वो दोनों कॉस्ट मिला के आपकी टोटल कॉस्ट बनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस मशीनिंग कॉस्ट, यानी कच्चे माल की लागत और मशीनिंग की लागत मिला के टोटल कॉस्ट आपकी बनती है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि विवरण का संक्षिप्त रूप कौन सा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पी एंड एल, पी मतलब प्रॉफिट, एंड मतलब एंड एल मतलब लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को पी एंड एल बोला जाता है, कई बार इसको पी एन एल या पी एंड एल बोला जाता है। तो ये था आपका टोटल 35 क्वेश्चन। इन्हीं 35 में से आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, चाहे आप फिटर से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, चाहे आप टर्नर से हो, चाहे मशीनिस्ट से हो, किसी भी ट्रेड से हो। इन 35 क्वेश्चन के अलावा और आपको कोई क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। इनमें से आप आसानी से 12 में 12 नंबर अपना पा सकते हैं। इसी तरह से जीरो टू हीरो ड्राइंग का भी क्लास आप सबके लिए आएगा, जिसको हम यहाँ पे फिटर और इलेक्ट्रीशियन का कॉमन नहीं रखेंगे, उसे अलग अलग रखेंगे। मैकेनिकल ट्रेड का अलग रखेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ट्रेड का अलग रखेंगे। एंड साथ में फर्स्ट ईयर की भी आ जाएंगी वीडियोस। तो अपने साथियों के साथ चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी फर्स्ट ईयर में या 1 ईयर के ट्रेड में हैं उन्हें भी यहाँ पे जरूर हेल्प मिलेगी। बाकी ट्रेड थ्योरी की वीडियोस और सबकी पढ़ाई के लिए आप लोग प्लेलिस्ट जाके जरूर चैनल की एक्सेस कीजिएगा। सभी ट्रेड की वहाँ आपको लगभग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।